नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुच्छेद लेखन के विषय में पढ़ेंगे। अनुच्छेद लेखन का टॉपिक क्लास 9 एवं 10 दोनों में पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम्स में अनुच्छेद लेखन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको किसी विषय पर यानी कि किसी टॉपिक पर अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। तो यदि आप सरल तरीके से अनुच्छेद लिखना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो किसी टॉपिक पर अनुच्छेद लिखने से पहले आपको ये समझना होगा कि अनुच्छेद क्या होता है, किसे कहते हैं अनुच्छेद, और किसी अनुच्छेद को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। पैराग्राफ राइटिंग, काफी कुछ क्लियर है पैराग्राफ राइटिंग शब्द से, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन में किसी एक विषय पर या किसी एक टॉपिक पर कम शब्दों में किंतु अर्थपूर्ण ढंग तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से, सार गर्भित तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा गया कम शब्दों में, यानी कि आप जानते हैं कि जब आपको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तो आपको एक शब्द सीमा प्रदान की जाती है। कभी 80 से 100 शब्द कहे जाते हैं। लेटेस्ट जो प्रश्न आपके आ रहे हैं 9 और 10 दोनों कक्षाओं में, उसमें आपको अनुच्छेद लगभग 150 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपकी शब्द सीमा 80 से 100 हो या 150 शब्द हो तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। और अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है, यानी कि निबंध का छोटा रूप होता है। सामान्य तौर पर जब आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाता है तो वहां पर कहा जाता है कि इस निबंध को लगभग 300 शब्दों में लिखिए। तो जो अनुच्छेद होता है उसे 80 से 100 शब्द या 150 शब्द कहे जाते हैं, तो इसलिए यह निबंध का छोटा रूप होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी विषय पर यानी कि किसी टॉपिक पर किसी एक पक्ष पर लगभग 150 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, यानी कि शब्द सीमा आपको जो भी प्रदान की जाए उसको ध्यान में रखते हुए आपको किसी टॉपिक के किसी एक पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे यदि आपको एक टॉपिक दिया गया विज्ञान, तो आप जानते हैं कि विज्ञान के बहुत सारे चमत्कार हैं, फायदे हैं, बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि उस टॉपिक पर यानी कि उस विषय के किसी एक पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यानी कि यदि आप विज्ञान के चमत्कार के बारे में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ चमत्कार के अंदर जो जो पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जिन जिन पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं उन्हें लिखिए। अब उसके जो दुष्परिणाम हैं, जो अभिशाप है, जो नुकसान है, उन पॉइंट्स पर मत जाइए। अगर आप लाभ यानी कि चमत्कार लिख रहे हैं तो सिर्फ उसी पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत कि अनुच्छेद का मुख्य विचार, यहाँ पर मुख्य विचार से तात्पर्य है निष्कर्ष से। तो आपके जो मुख्य विचार हैं यानी कि आप निष्कर्ष स्वरूप जो अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं वह आप अनुच्छेद लेखन में आरंभ में भी दे सकते हैं और अंत में भी दे सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद लिखते समय आप स्टार्टिंग में भी अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार या जो मुख्य भाव होता है, जो निष्कर्ष होता है, उसे अंत में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई अनुच्छेद लेखन के संबंध में। अब हमें ये समझना है कि किसी टॉपिक पर अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए। यानी कि अभी मैंने आपको समझाया कि किसी एक पक्ष पर आप उसके किन किन पहलुओं के बारे में अपने विचार देना चाहते हैं उसे पहले से डिसाइड कर लीजिए। यही है रूपरेखा और संकेत बिंदु, यानी कि आप उस एक पक्ष के
किन किन बातों को हाईलाइट करना चाहते हैं या किन किन पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा अपने एक दिमाग में बना लीजिए। उसे आपको मेंशन नहीं करना है या फिर हेडिंग नहीं देना है, पॉइंट्स वाइज नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी कि आप किसी भी टॉपिक पर अनुच्छेद लेखन अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पॉइंट के बारे में दूसरी जो बात है उसे समझिए। अभी तक मैंने खास तौर से सीबीएसई बोर्ड के प्रश्न देखे हैं जिसमें 9 और 10 दोनों प्रश्न पत्र को देखा है। उसमें जो है आपके प्रश्न में आपके टॉपिक के साथ साथ आपको संकेत बिंदु पहले से ही दिए गए हैं, और यदि आपके प्रश्न में उस टॉपिक से संबंधित संकेत बिंदु पहले से दिए गए हैं तो यह बहुत अच्छा है आपके लिए। तब आपको पॉइंट्स डिसाइड नहीं करने हैं कि आपको किन किन पहलुओं के बारे में लिखना है। वहां पर एक तरीके से आपकी हेल्प कर दी जाती है कि पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, अब उन पॉइंट्स के आधार पर आप अपने विचार प्रस्तुत कीजिए उस टॉपिक पर, ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न में पहले से पॉइंट्स दिए गए हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप उनके आधार पर अपनी बातों को लिख दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें। यह बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी विषय पर उसके लाभ और हानि दो पक्ष होते हैं, तो अब यदि आप लाभ के बारे में लिख रहे हैं तो लाभ से संबंधित पहलुओं पर ही अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, उसके हानि के बारे में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो एक पक्ष पर अपने विचार रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। तो भाषा सरल और स्पष्ट होती है, ये आप समझ रहे हैं, प्रभावशाली होनी चाहिए। तो प्रभावशाली कैसे बन सकती है ये भी देख लीजिए कि विषय से संबंधित, यानी कि जिस टॉपिक पर आप अनुच्छेद लिख रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित किसी सूक्ति का प्रयोग कीजिए या किसी कविता की पंक्तियों को उसमें ऐड कीजिए या फिर किसी महान व्यक्ति द्वारा उस टॉपिक पर कुछ विचार प्रस्तुत किए गए हैं तो उसे ज्यों का त्यों मेंशन कीजिए, ठीक है, जिसके कारण आपकी भाषा प्रभावशाली बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनावश्यक विस्तार से बचें। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद एक संक्षिप्त तरीके से लिखना होता है। तो जो शब्द आपको शब्द सीमा दी गई है, यदि आपके प्रश्न में 80 से 100 शब्द कहे जा रहे हैं तो उतने में ही अपनी बातों को रखिए। यदि 150 शब्द कहे जा रहे हैं तो 150 शब्दों में अपनी बातों को रखिए। अनावश्यक विस्तार मत कीजिए, यानी कि 2 पेज 3 पेज लिखने की जरूरत नहीं है। जो शब्द सीमा दी जा रही है उसका पालन कीजिए, ठीक है। साथ ही एक ही बात को बार बार रिपीट मत कीजिए, विषय से ना भटके। यानी कि आपको बताया गया कि जब आप किसी एक पक्ष पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि यदि आप किसी पहलू किसी विषय पर उसके लाभ के बारे में अपनी बात को रख रहे हैं तो हानि को उसमें बीच में ऐड मत कीजिए। इसीलिए कहा गया है कि विषय से मत भटकिए। जिस पक्ष को आपने एक बार चूज कर लिया है कि आप इसके बारे में लिखेंगे तो उस पर अपनी बातों को रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद में विषय से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करें। आप जानते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में बहुत सारी आम जानकारियां होती हैं और कुछ जानकारी जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए या अनुच्छेद को अच्छा दिखाने के लिए यह जरूरी है कि आप उस टॉपिक से संबंधित जो बातें सबसे महत्वपूर्ण हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, उसको मेंशन कीजिए, उसका उल्लेख कीजिए। साथ ही सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे आप किसी विषय के लाभ के बारे में लिख रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप उसके कई पॉइंट्स का उल्लेख करेंगे। तो ये जो आप पॉइंट्स का उल्लेख करेंगे वो जो सारे वाक्य होते हैं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये लाइन अब बिल्कुल अलग हो गई है, ठीक है, टॉपिक से ही हट गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए। यानी कि विषय से संबंधित जो मुख्य भाव होते हैं, मुख्य विचार जो होता है जिसे हम निष्कर्ष कहते हैं, उसे अंत में प्रस्तुत कीजिए
और उसे एकदम क्लियर तरीके से प्रस्तुत कीजिए ताकि आपके क्या विचार हैं उस विषय पर वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमें कि हमें किसी अनुच्छेद को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि किस प्रकार से आप अनुच्छेद अपने प्रश्न पत्र में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर मैंने आपको एक प्रश्न प्रस्तुत किया है। प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है वो भी देख लीजिए कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ आपके प्रश्न में संकेत बिंदु पहले से दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको लगभग मैंने सिर्फ एक पॉइंट का उल्लेख किया है, 2 या 3 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप किस टॉपिक पर अनुच्छेद लिखना चाहते हैं। तो मैंने जो ये आपके सामने एक टॉपिक रखा है कि कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। ठीक है, ये टॉपिक से आप भली भांति परिचित हैं, 2 साल से हम सब इसमें जी रहे हैं और आज भी यह टॉपिक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित आपके प्रश्न में कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। इन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें इन पर अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, भूमिका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉकडाउन की घोषणा, ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लाभ, यानी कि ऑनलाइन कक्षाओं के क्या लाभ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना। उसके बाद है तकनीक से जुड़ी बाधाएं और लास्ट में हमें प्रस्तुत करना है अपना निष्कर्ष। यानी कि अब हमें इन पॉइंट्स के बेस पर, इन पॉइंट्स के आधार पर हमें अपना अनुच्छेद लिखना है। अब इसे सबसे पहले ये तो समझिए कि जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे। आप जानते हैं कि जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे तो सिर्फ टॉपिक का एक हेडिंग देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिखा है कि कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको संकेत बिंदु में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, पर जब हम अपने अनुच्छेद लिखना शुरू करते हैं तो ना तो आपको कोई हेडिंग देनी है बीच में, ना तो पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता है, और ना तो आपको नंबरिंग भी नहीं देनी है कि आपने ये पॉइंट का उल्लेख कर दिया, अब हम इस पॉइंट के बारे में उल्लेख करने जा रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3। आपको इस तरह से ना तो नंबरिंग करनी होती है, ना तो बीच में आप कोई हेडिंग देंगे, और ना तो पैराग्राफ चेंज करते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अपनी शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए इन पॉइंट्स के बारे में उल्लेख करते जाना है। कहीं भी नंबरिंग, पैराग्राफ चेंज या किसी भी प्रकार की हेडिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपने अपने आंसर स्वरूप में एक हेडिंग दे देंगे जो आपका टॉपिक का नाम रहेगा। तो हमने टॉपिक का नाम दे दिया है कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो लिखा है इसमें मैंने अपने पेन का कलर थोड़ा सा कहीं कहीं पर चेंज किया है। ये मैंने चेंज किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किस तरह से वाक्यों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ ये समझाने के लिए। आपको अपने पेन का कलर चेंज करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आप ब्लू पेन से अपना आंसर लिख रहे हैं तो लिखते जाइए। हाँ, जब आप किसी प्रकार की सूक्ति का उल्लेख करते हैं, किसी प्रकार का दोहा या कविता लिखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उसके विचार लिखते हैं, तब आप उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में और अपनी पेन का कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कलर से लिख दीजिए। ठीक है, बाकी आपको कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना तो पैराग्राफ, ना तो हेडिंग, ना तो नंबरिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब इसे समझिए। कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई, सबसे पहले हमें इसकी भूमिका देनी है, इसके बारे में कुछ बताना है। तो देखिए, कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी घोषित कर दिया है। यह एक ऐसा संक्रमण है जिसमें व्यक्ति को सर्दी, जुकाम और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्या हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक हमने भूमिका दे दी है। अब जो पॉइंट है हमारा लॉकडाउन की घोषणा, हमें इसे एक्सप्लेन करना है
और इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ना है। तो देखिए हमने यहाँ से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने की कोशिश की है। हाँ, वायरस उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाता है, इसलिए इससे बचने के लिए मास्क लगाने एवं सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह डॉक्टरों एवं सरकार द्वारा दी जा रही है। यही कारण है कि पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने अपना दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर आपको 4 से 5 पॉइंट्स दिए गए हैं उल्लेख करने के लिए, तो उनके बारे में 4-5 लाइन लिखिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिखने लगेंगे तो आपकी शब्द सीमा और ज्यादा बढ़ जाएगी, अनावश्यक विस्तार होगा। ठीक है, तो शब्द सीमा को ध्यान में जरूर रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ। ठीक है, उसके बाद हमें ऑनलाइन कक्षाओं के लाभ के बारे में बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो लॉकडाउन की घोषणा की गई। लॉकडाउन के समय में, अब देखिए हमने इन दोनों सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, लॉकडाउन के समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई के विकल्प के रूप में पूरे विश्व भर में ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ हुआ। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शुरुआती दिनों में परेशानियां बढ़ा दी थी। इस सबसे आप भली भांति परिचित हैं। ठीक है, परंतु अब विद्यार्थी, अब यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ जो परंतु शब्द लगा है, यहाँ से हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना है कि ऑनलाइन कक्षाओं के लाभ। ठीक है, अब हम इसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। परंतु अब विद्यार्थी इसे अवसर के रूप में देख रहे हैं। अपनी कक्षा की पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी अब इसी माध्यम से अतिरिक्त विषयों के ऑनलाइन कक्षाएं कर पा रहे हैं। कई विद्यार्थी तो अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षा भी पास कर चुके हैं, जिससे बच्चे एवं उनके माता पिता सभी लोग बहुत प्रसन्न भी हैं। इस बात से आप परिचित होंगे कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई नई चीजों को सीखे हैं ऑनलाइन माध्यम। जैसे किसी ने संगीत सीखा, किसी ने डांस सीखा, तो किसी ने कुछ और अन्य तरीके के कैप्सूल कोर्स किए हैं। तो लोग उससे प्रसन्न भी हैं और इसके बेनिफिट्स भी लोगों को मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट हमें क्या दिया गया है कि ऑफलाइन कक्षाओं से तुलना, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं को हमें तुलना देनी है, कंपेयर करना है। तो यहां से देखिए, बच्चे एवं उनके माता पिता सभी लोग बहुत प्रसन्न भी हैं। परंतु अब यहां से हमने इस दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया है। परंतु ऑनलाइन शिक्षा में शिक्षक दूरस्थ माध्यम से, यानी कि दूर से शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही इसके लिए इंटरनेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज भी प्रत्येक स्थान पर इंटरनेट की गति यानी कि इंटरनेट की स्पीड एक समान नहीं है। इसलिए पारंपरिक कक्षाएं सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हैं। हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं को आपस में कंपेयर करने वाला जो पॉइंट दिया गया था, हम उसके बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो शब्द देख रहे हैं पारंपरिक कक्षाएं, तो पारंपरिक कक्षाएं का मतलब ही है ऑफलाइन कक्षा। जो हम परंपरागत रूप से अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसे ही पारंपरिक कक्षा या जिसे हम कहते हैं ऑफलाइन कक्षा। ठीक है, पारंपरिक शिक्षा में छात्र और शिक्षक के बीच एक भावनात्मक संबंध स्थापित होता है। ठीक है, जबकि ऑनलाइन कक्षाओं में ऐसा संभव नहीं हो पाता। इस बात से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। 2 साल से आप अपने टीचर से शायद उतने अच्छे से नहीं मिल पाए, तो आप जानते हैं कि एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो चीजें पॉसिबल नहीं होती हैं ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से। ठीक है, तो हमने इन दोनों कक्षाओं को कंपेयर कर दिया है। अब आपसे नेक्स्ट पॉइंट जो बोला गया है एक्सप्लेन करने के लिए कि तकनीकी से जुड़ी बाधाएं, यानी कि तकनीकी से संबंधित कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, हमें इसके बारे में लिखना है। तो ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन करने में भी कठिनाई होती है। ठीक है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि
तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि शिक्षक आपका मूल्यांकन ठीक से नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन कक्षाओं में, ठीक है। एक इसका पॉइंट और भी था जिसे हमने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि इंटरनेट की गति वाला, यानी कि इंटरनेट की स्पीड हर जगह समान नहीं होती, इसलिए बच्चे बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड नहीं कर पाते हैं। पर हमने इस पॉइंट को पहले एक बार मेंशन कर दिया है तो हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये वाली प्रॉब्लम बहुत आम है, हमें महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना है। तो जो तकनीकी प्रॉब्लम है वो क्या है कि शिक्षक को छात्रों का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। अब यहाँ से हम अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो निष्कर्ष प्रस्तुत होने जा रहा है वो मेरा अपना विचार है, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं में मुझे क्या बेहतर लगता है ये यहाँ पर मैं बताऊंगी, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि अपने विचार खुद से प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। तो इसे सुन लीजिए पहले। अतः पारंपरिक शिक्षा का छात्र के जीवन में जो योगदान होता है वह ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से संभव नहीं है। यह मेरे विचार हैं। यहाँ पर मैंने ये प्रस्तुत किया है, इस एक पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि पारंपरिक कक्षा यानी कि जो ऑफलाइन कक्षाएं होती हैं वो बेहतर हैं ऑनलाइन कक्षाओं की अपेक्षा, और ये मेरे विचार हैं। आपको अगर ऑनलाइन कक्षाएं पसंद आती हैं तो आप उसके संबंध में अपने विचार दे सकते हैं, या अगर आप अपने विचार कुछ और रखना चाहते हैं तो उसे अपने विचार प्रस्तुत कीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट हमने पढ़ा था कि अपने भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें कोई सूक्ति या कविता की पंक्तियां कुछ ऐसा उल्लेख करना होता है जिससे हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली बन सके। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया है, यह ऑफलाइन शिक्षा से मेल खाता है, ठीक है, क्योंकि मेरे विचार हैं कि ऑफलाइन कक्षाएं यानी कि पारंपरिक कक्षाएं बेहतर होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो उसी से कनेक्ट कर रहा है कि शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है, ठीक है। और ये जो बात है आप समझ रहे हैं कि ये पारंपरिक कक्षा से जुड़ी हुई आपको प्रतीत होगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, आप अपने विचार जो आपके विचार हो उसे लिखिए, और ये जो एक स्टेटमेंट मैंने प्रस्तुत किया है उसकी जगह पर आप कोई दूसरा कोई सूक्ति, किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कोई विचार या कोई दोहा वगैरह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे विद्यालय यानी कि शिक्षा से जुड़ी हुई, विद्यालय से जुड़ी हुई किसी के विचार या सूक्ति या दोहे या कविता की पंक्तियां लिख दीजिए, या फिर शिक्षक की महत्ता बताते हुए कोई दोहा लिख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे आप 9-10 के स्टूडेंट हैं तो आप कबीरदास जी को पढ़ रहे हैं, तो कबीरदास जी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है जो गुरु की महत्ता को बताता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इस दोहा में उन्होंने गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है, आप उसे भी लिख सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसे विचार, ऐसे सूक्ति, ऐसे दोहा जो आपके टॉपिक से, आपके विचारों से मिलते जुलते हैं, उन्हें आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं अपने अनुच्छेद की भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक उदाहरण स्वरूप अनुच्छेद लेखन। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अनुच्छेद लिखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।